Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। और आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जहां हम डिस्कस करेंगे आज के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड रक्षाबंधन की सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी शुभकामनाओं के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। एज यूजुअल हम पहले देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। देन हम डिस्कस करेंगे अपनी न्यूज़ विद स्टैटिक पार्ट विद द एनालिसिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि यूट्यूब पर GS365 आप सर्च करेंगे, देन आपको चैनल दिख जाएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड GS365@u यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां आपको डेली बेसिस पर PPT आपको मिल जाएगी, PDF डेली लेक्चर का आपको नोट्स सब कुछ अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है। सो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट कि क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट के साथ, और फर्स्ट हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। आप सभी जानते हैं MS स्वामीनाथन क्यों फेमस हैं। यह फेमस हैं हरित क्रांति के लिए, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, उन्हें हम जानेंगे जब हम न्यूज को ओपन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि RBI ने तटस्थ नीतिगत रुख अपनाते हुए रेपो दर को 5.5% पर स्थिर रखने का विकल्प चुना है, ठीक है। क्यों चुना है, क्या रीजंस हैं, हम सब कुछ डिटेल में करने वाले हैं, सो डू नॉट वरी, ठीक है। और एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि भारतीय पाक कला विरासत का जश्न मनाने के लिए चंडीगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता पहली बार हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन, कहाँ पे हो रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या पार्टिसिपेंट है, कौन विजेता है, और ग्रैंड फिनाले हो गया या फिर होने वाला है, सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में करेंगे। सो नो नीड टू वरी कि किस तरीके से करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा, किस तरीके से कवर होगा, जस्ट वॉच द वीडियो एंड एंजॉय द डे। नेक्स्ट हमारा है किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। यानी कि फर्स्ट टाइम कुछ हुआ है, एक तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और फर्स्ट टाइम ही होने वाला एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि जो चीज़ इतिहास में पहली बार हो रही हैं, पहली बार हो रही देश में या इतिहास तो में भी हम इस क्राइटेरिया को लेके चलते हैं, बट अभी हम करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में कोई चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो वो वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्लियर। हालांकि जो सिविल्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहता टास्क, उनके लिए अलग ही क्राइटेरिया है, ठीक है। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो देश में पहली बार कोई चीज़ या कोई इवेंट हो रहा है, कोई घटना हो रही है, ठीक है, तो वो सब चीज़ हमें देखना है। नेक्स्ट हमारा है PM सूर्यघर योजना स्टार्ट की है निःशुल्क विद्युत योजना को लेकर। इस न्यूज़ को जानेंगे हम, इस योजना को समझेंगे, ठीक है, क्या उद्देश्य है, पर्पज क्या है, इस योजना में है क्या, बेसिकली हम सब कुछ डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि गौरव बनर्जी बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं बैंकों को लेकर, ठीक है, अभी यहाँ बार्क की हुई है और भी नियुक्तियां हुई हैं। हम हर डे जैसे जैसे कुछ करंट में आता है हम आपको साथ शेयर करते हैं। आप ये समझिए कि नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसमें 2 चीज़ होती हैं, या तो आपको पता है या फिर आपको नहीं पता है। एलिमिनेट आप नहीं कर सकते, तुक्का ही लगाओगे, ठीक। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी न्यूज़ में ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं आप उन्हें याद रखें, सो दैट कि जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पता हो, आप तुक्का ना लगाएं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं, अप्रॉक्सीमेट अगर मैं आइडिया लगाऊं तो इंपॉर्टेंट लगभग 10 से 12 अपॉइंटमेंट्स हैं, 10 से 12 नाम हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या पढ़ेंगे जब अपॉइंटमेंट्स की बात होती है, तो आप पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स में नंबर 1 की व्यक्ति कौन है जिसको अपॉइंट किया गया फर्स्ट, नंबर 2 किसको रिप्लेस किया गया है, नंबर 3 वह पुराने कालखंड में या पुरानी जॉब उसकी क्या थी, और अभी उसका जॉब रोल क्या रहने वाला है। ये 4 चीज़ आप पढ़ेंगे जब भी आप क्या करेंगे, कोई भी अपॉइंटमेंट कवर करेंगे, राइट। तो आप इससे क्या होगा कि आप अलग अलग डायमेंशन से एक ही डाटा के साथ कई क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चलो तो स्टार्ट करेंगे हम
फर्स्ट न्यूज से। और फर्स्ट न्यूज हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है साहब, यह कार्यक्रम MS स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, यानी किन किन के द्वारा किया गया है बेटा? ये किया गया है MS स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। यानी कि इसमें कौन कौन से संस्थान शामिल है? इनमें 4 संस्थान शामिल है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी, और नेक्स्ट हमारा है MS स्वामीनाथन रिसर्च प्रतिष्ठान। ठीक है, इन सब के द्वारा इसे आयोजित किया गया है, इस इवेंट को आयोजित किया गया है। इस इवेंट का उद्देश्य क्या है? सदाबहार क्रांति जैविक खुशहाली का मार्ग। सदाबहार क्रांति जैविक खुशहाली का मार्ग इस इवेंट का क्या है? इस इवेंट का उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। यह इवेंट अब की बार जब मनाया जा रहा है तो इनकी जो जयंती है उसे 100 वर्ष हो गए बेटा, आप याद रख सकते हैं 100 वर्ष हो गए। तो वैसे भी ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कोई भी योजना उसको 5 वर्ष हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 50 हो गए, 100 हो गए, तो वो ऑटोमेटिक हमारे लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। इसके लिए एक और चीज की गई है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसके लिए डाक टिकट भी जारी किया गया, इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, डाक टिकट भी जारी किया गया बेटा। डाक टिकट भी यहाँ पे जारी किया गया है। तो पता चल गया आपको ओवरऑल न्यूज के बारे में कि क्या न्यूज रहने वाला है। ठीक है, तो हम स्वामीनाथन के बारे में थोड़ा जाने तो आप सभी को पता है कि प्रोफेसर स्वामीनाथन को भारत की कृषि में क्रांति लाने के लिए, ठीक है, हरित क्रांति की मैं बात कर रहा हूँ, हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। उसके द्वारा उन्होंने क्या किया? इससे देश में जो खाद्यान्न की कमी थी उसको पूर्ति हुई। ठीक है, और देश क्या बना? देश बना हमारा आत्मनिर्भर। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए कि स्वामीनाथन को क्यों याद किया जाता है, क्यों जाना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के लिए जाना जाता है, हरित क्रांति के लिए, जिसमें उन्होंने क्या किया? खाद्यान्नों की कमी को पूरा किया, और साथ के साथ क्या हुआ? जब खाद्यान्न कमी पूरी हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, देश क्या बनेगा? आत्मनिर्भर बन जाएगा। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट हमारा है कि RBI ने तटस्थ नीतिगत रुख अपनाते हुए रेपो दर को 5.5 पर स्थिर रखने का विकल्प चुना। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ कि अब की बार जब RBI ने अपनी रेपो रेट और ये सब क्या किया है? डिसाइड किया है, तो क्या कर दिया है बेटा? रेपो दर को 5.5 पर फिक्स किया है। स्थायी जमा सुविधा SDF, अभी बात करेंगे SDF क्या होता है, सो नो नीड टू वरी। 5.25 पर अपरिवर्तित बनी रही, यानी कि इसको चेंज नहीं किया गया है। एक वर्ड यहाँ पे आया है SDF। SDF क्या होता है? बेसिकली SDF को पहले तो आप सुन लीजिए, 2022 में लाया गया था RBI के द्वारा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कभी क्वेश्चन दिखे तो आप कंफर्टेबल रहें, इसलिए मैं मैक्सिमम डायमेंशंस कवर करता हूँ। तो इसे लाया गया था बेटा 2022 में लाया गया था RBI के द्वारा। ठीक है, ये क्या होता है? तो SDF बेसिकली बैंकिंग सिस्टम में एक जो लिक्विडिटी है उसको प्रबंध करने के लिए लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बिना गारंटी के, बिना सरकारी प्रतिभूति के जो RBI है वह आपको, आपके जो बैंक है, आपका मतलब जो बैंक है उसके पैसे को जमा कर लेता है और साथ साथ ब्याज देता है। यानी कि दोबारा सुन लीजिए कि बैंक ब्याज के बदले में अपनी जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो RBI के पास रखते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कोई भी सिक्योरिटी, जमानत देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है SDF। ठीक है, तो SDF इस तरीके से काम करता है। बेसिकली SDF का काम क्या रहता है? इसका काम रहता है कि जो मार्केट में एडिशनल अमाउंट है उसको क्या करना है? अब मतलब कंज्यूम करना, अवशोषित करना, खींच लेना। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चलो, तो आई होप कि SDF आपको समझ में आ गया होगा। SDF कैसे काम करता है? सिंपल, मैंने आपको बताया कि जो बैंक है वह ब्याज के बदले में अपना पैसा RBI को देंगे, यानी कि ये क्या हो गया? बैंक हो गया और ये RBI हो गया। ठीक है, ये क्या करेंगे? पैसा देंगे और यहाँ से इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बदले में इन्हें कोई भी सिक्योरिटी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल पैसा दीजिए और ब्याज लीजिए।
दूसरा क्या है, सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर भी 5.75 पर स्थिर रही, यानी कि बैंक दर और एमएसएफ एमएसएफ ठीक है, एमएसएफ ये भी नो चेंज, ठीक है। और यहां पर जो हमारा एसडीएफ है, एसडीएफ को भी नो चेंज कह सकते हैं, ये भी सेम पहले जैसा ही रहा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। तो एक नया वर्ड, टेक्निकल वर्ड मेरे को दिखा, सीमांत स्थायी सुविधा। तो कुछ बच्चे इनको जो एमएसएफ है समझने में शायद समझ ना पाए, इसलिए हम अगर बात करें एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ बेसिकली क्या है कि इमरजेंसी के दौरान कोई भी बैंक को कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, इमरजेंसी कैसी कि उसके पास जो नगद कैश है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा वो आरबीआई से बिल्कुल इमरजेंसी बेसिस पर रातों रात, ठीक है, क्या लिख देता हूँ, एमएसएफ लिखता हूँ तो नोट कर लेंगे। तो इमरजेंसी के दौरान रातों रात ऋण लेने की व्यवस्था, रातों रात ऋण लेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे लेंगे, जो इंटरेस्ट रेट होगा वह क्या होगा, वह एमएसएफ होगा, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर पॉइंट है। तो इसे एमएसएफ से क्या फायदा होता है, एमएसएफ से ये फायदा होता है कि कोई बैंक है, उसे इमरजेंसी में अमाउंट नगद का कैश खत्म हो गया किसी भी केस में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सुरक्षा वॉल, जो क्या बोलते हैं वॉल की तरह यह काम करता है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब देखिए एक चीज और समझिए कि यह इमरजेंसी बेसिस पर दिया जाता है, तो यह हमेशा, इसके बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए, एमएसएफ हमेशा क्या करता है, रेपो रेट से ज्यादा होगा, रेपो रेट से ज्यादा होगा, क्योंकि एमएसएफ इमरजेंसी बेसिस पर काम करता है। सेम काम रेपो रेट में होता है, लेकिन रेपो रेट इमरजेंसी में नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इमरजेंसी कैसी है कि पैसा ही खत्म हो गया है, उसके लिए आपको तुरंत पैसा चाहिए आरबीआई से, देन आप एमएसएफ का प्रयोग कर सकते हैं, एमएसएफ पर आपको पैसा मिलेगा बैंक को, ठीक है। रेपो रेट अलग चीज है, काम रेपो रेट का भी यही है कि आरबीआई से पैसा लेना, ठीक है, जिस रेट पर मिलेगा वो रेपो रेट है, क्लियर, आई होप क्लियर, ठीक है। तो रेपो रेट और एमएसएफ है तो एक चीज, लेकिन दोनों में समय का अंतर है, यह बहुत ही इमरजेंसी पे, ठीक है, तत्काल रातों रात यह समय के लिए होता है, इसमें कुछ समय होता है, बट इसमें कोई समय नहीं होता, रातों रात तुरंत पैसा चाहिए होता है, जिस कारण इसमें हमेशा आपको इसका जो रेट होगा वो अधिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, आप समझिए कि नए अमेरिकी टैरिफ के कारण व्यापार दबाव के बावजूद आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने आर्थिक विकास अनुमान को कितना रखा है, 6.5% रखा है। अब आपको पता ही है ट्रंप चाचा का क्या चल रहा है, आज मेरी आंख खुली, अब मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा, अब मैं सो गया था फिर मैं जगा हूं तो मैं एडिशनल 25% लगाऊंगा भारत पर, है ना, अब मेरी नींद जग गई है, अब मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा भारत पर, ये चल रहा है, राइट, क्लियर पॉइंट है। तो इतनी अनस्टेबिलिटी के बाद भी जो आरबीआई ने अपनी ग्रोथ रेट बताया है इंडिया के लिए, वो क्या रखा है, 6.5% अपना ग्रोथ रेट रखा है, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। वित्त वर्ष 2026 के लिए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को जून 3.7% से घटाकर 3.1% कर दिया है, यानी कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को जो पूर्वानुमान है 3.7 से घटा कितना कर दिया, 3.1 कर दिया, यानी कि जो मुद्रास्फीति है उसको कम करना हमें यहाँ पे दिख रहा है टारगेट के रूप में, ठीक है साहब, ठीक है। अगले वित्त वर्ष 2027 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति के 4.9% तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कि नेक्स्ट ईयर जब हम बात कर रहे हैं, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2027 के लिए, कि 2027 वाला जो वित्त वर्ष होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, वहां पर सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो इन्फ्लेशन है वह 4.9% होगा, ठीक है। तो सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यह क्या होता है, यह होता है एक किसी विशेष अवधि में कि एक साल मोटा मोटा वित्तीय वर्ष ले लो, किसी विशेष समय अवधि में एक विशेष समय काल में समझ लीजिए, किसी भी कंज्यूमरों के द्वारा खरीदे गए सामान, और आप क्या लेंगे, सामान लेंगे या फिर किसी की सर्विस लेंगे, दो चीज खरीदते हैं आप, ठीक है। तो सामान और सेवाओं की कीमतों में जो परिवर्तन होता है, एवरेज परिवर्तन होता है, उसे बोलते हैं हम सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्लियर पॉइंट है। दोबारा सुन लीजिए कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक नंबर है, क्या ऐसा नंबर है जो यह बताता है कि किसी विशिष्ट समय में उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदे गए सामान या प्रयोग में ली गई सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन, औसत परिवर्तन को क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं हम सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है,
क्लियर पॉइंट। यह बेस ईयर पर आधारित होता है। सपोज करो कि मेरे पास एक बेस ईयर है 2020, ठीक है। 2020 में कोई सेवा, कोई मेरी सर्विस थी, वो 100 रुपए की मिल रही है। अब 21 में मैं आ गया, 2021 में मैं आ गया, तो मेरे को ये मिल रही है 120, तो कितना ग्रोथ हो गया 20% का। तो सीपीआई इंडेक्स में कितना हो गया, कितना ग्रोथ दिखाएगा, सीपीआई दिखाएगा 20% का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या हुआ, ग्रोथ किया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें हम टेक्निकल वर्ड थोड़ा जोड़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया जाता है, वो सब अलग चीज़ है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाया। अगर मैं पूरा डिटेल बताऊँ तो इकोनॉमिक्स पूरी ही ओपन हो जाएगी, वो मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, ठीक है। तो आपको न्यूज़ समझने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि सीपीआई बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो सीपीआई आधार पर जो नंबर निकल के आया 4.9% तक क्या है, अनुमान है पहुंचने का, ठीक है साहब, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आएंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि भारतीय पाक कला विरासत का जश्न मनाने के लिए चंडीगढ़ में, कहां पे बेटा, चंडीगढ़ में पहली राष्ट्रीय युवा सैफ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, ठीक है। युवा सैफ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, ठीक है। कहां पे हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है। किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, आप याद रखेंगे पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। एक मिनट, ठीक है साहब। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे क्या किया गया, इसे मनाया गया, क्लियर पॉइंट है। उद्देश्य क्या है, इसे इस उद्देश्य से मनाया गया है कि जो युवाओं में इनोवेशन करने की प्रवृत्ति है, ठीक है। जो सेफ की तो क्या हो गया, एक हमारी क्या होता है कि हम किसी हेरिटेज को, कोई परंपरा है उसे लगातार चले आ ला रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हम उस चीज को इनोवेट कर रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं। तो हम जब ऐसी चीजें करते हैं तो क्या समझ रहे हैं हम कि पुराना प्लस नया, यानी कोई परंपरा हमारी चली आ रही है, उसको हम थोड़ा सा बदल के कुछ नया ट्राई कर दिया, कुछ नया बना दिया। तो ऐसी चीजों को क्या कर रहा है, ऐसे मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पुरानी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए इस इवेंट को आयोजित किया गया है। कहां पे हुआ है बेटा इवेंट हुआ है चंडीगढ़ में, राइट। अब देखिए दूसरा, इस तो अभी जो हुआ है वह चंडीगढ़ में हुआ है, और इसमें जो अभी विजयी हुए हैं वो उनका नाम है, एक पूसा है दिल्ली से, IHM पूसा नई दिल्ली, IHM कुफरी विजेता रहे, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। लेकिन जो ग्रैंड फिनाले है, इसका ग्रैंड फिनाले कहां पे होगा बेटा, इसका ग्रैंड फिनाले होगा 2026 में, और कहां पे होगा, नई दिल्ली में बेटा, नई दिल्ली में होगा ग्रैंड फिनाले, ठीक है। तो आप ये पूछ सकते हैं सर विजेता क्या हुआ, कि जो अभी जो अलग अलग क्षेत्र से प्रमुख दौर में क्या है, कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेटों को लाया जा रहा है, ठीक है। हर दौर में हर क्षेत्र से कैंडिडेट आएंगे, और फाइनली एक ग्रैंड फाइनल होगा जो कहां पे होगा, दिल्ली में होगा। तो अभी उत्तरी क्षेत्र का हुआ है, जहां पर लगभग 11 अतिथि लोगों ने भाग लिया, और वहां पर जो विजेता निकले वो IHM पूषा नई दिल्ली और IHM कुफरी, दो चीजें हैं, दो लोग यहाँ पे विजेता रहे। अब वो ग्रैंड फाइनल में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कब होगा, 2026 में आयोजित होगा नई दिल्ली में, ठीक है। तो बहुत ही छोटी सी न्यूज थी, बट आप ये पहली बार हुआ तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए कहां पे हुआ है। फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में हुआ है, ग्रैंड फाइनल कहां होगा, नई दिल्ली में होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है कि किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ को पैनल में शामिल करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है, ठीक है। पंजाब किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत क्या किया गया है कि इसके अंतर्गत जो सांकेतिक भाषाएं हैं, चाहे हम बात करें द्विभाषीय, चाहे हम बात करें ट्रांसलेटरों को हम समझें, चाहे हम किसी स्पेशलिस्ट की हम बात करें, ऐसे व्यक्तियों को पैनल में शामिल किया जाएगा। कौन से पैनल में, उस पैनल में जहां पर जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो बोलने में सक्षम नहीं होते हैं, या फिर सुनने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है, जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको सुलभ और संवेदनशील बनाने के लिए, या फिर उन तक उन चीजों को पहुंचाने के लिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को सुलभ और क्या कर सकते हैं, न्याय दिलाने के लिए हम जो पैनल चल रहे हैं, उस पैनल में किसको शामिल किया, ट्रांसलेटर को शामिल करने की बात की जा रही है पंजाब के द्वारा, और जो शिक्षक है, विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनको भी शामिल करने के वाला पहला राज्य बना है पंजाब, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, अगर न्यूज समझ में नहीं आया है तो भाई मेरे, पंजाब किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत, ठीक है, लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या केस, जो सांकेतिक भाषाएं होती हैं, है ना, सांकेतिक भाषा के द्विभाषीय, बाइलिंगुअल, ठीक है, ट्रांसलेटर, स्पेशलिस्ट टीचर्स, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को पैनल में शामिल करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है, जिसमें जो बोलने में सक्षम नहीं होते हैं या फिर सुनने में सक्षम नहीं होने वाले बच्चों के लिए सुलभ और
न्याय सुनिश्चित हो या सुनिश्चित करने वाले पैनल में शामिल किया जाएगा ऐसे लोगों को, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे लिखा कुछ है नहीं, बस सुनने की बात थी, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। चलो आते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि पीएम सूर्य घर निःशुल्क विद्युत योजना, पीएम सूर्य घर निःशुल्क विद्युत परियोजना, इसे कब लॉन्च किया गया बेटा? इसे लॉन्च किया गया 2024 में लॉन्च किया गया। इसके उद्देश्य क्या है कि छतों पर सोलर पैनल लगाकर घरों को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराना। इस योजना का जो खर्चा है वो कितना है? 75,021 करोड़ रुपए है। इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। यह योजना घरों में 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे नवीनकरणीय ऊर्जा अधिक किफायती और सुलभ हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज और आप नोट कर सकते हैं साथ के साथ कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है बेटा। कौन से क्षेत्र की है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं कि केंद्र क्षेत्र की यह योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना। आप सभी को बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि योजना कितने प्रकार की होती है और केंद्र क्षेत्र की योजना से आप क्या समझते हैं। तो बताइए कोई मुझे कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम? बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वेट करूंगा। चलो, समझ में आ गई चीजें यहाँ तक? क्लियर पॉइंट। मुझे बताइए कि इससे हमने यही योजना स्टार्ट की, इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, क्या हमें प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है? पहला आप समझिए, इससे हम आर्थिक रूप से हमें क्या फायदा मिल सकता है। फर्स्ट कि परिवारों को, जो भी फैमिलीज क्या करेंगे, इंस्टॉल कराएंगे, उनको बिजली के बिल कम आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम बात की है निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने की। ठीक है, दूसरा जब उनके पास जो लाइट है, जो विद्युत है, ठीक है, बिजली जो भी है उसका अधिशेष होगा, सरप्लस होगा, तो उसको वो बेच सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक एडिशनल इनकम भी वहां पे हम जनरेट कर सकते हैं फार्मर्स के लिए या ह्यूमन के लिए, जो भी उस घर का मालिक है उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। जो भी सोलर प्लांट लगा रहे हैं उस प्लांट में 300 यूनिट से अधिक वो है क्या करेगा, बिजली उत्पादन करेगा। ठीक है, इसके लगभग जो 300 यूनिट रहेंगी उसका यूज आप खुद कर सकते हैं। अगर वह आपके लिए कुछ एडिशनल है तो आप उसे सेल भी कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट है। दूसरा फायदा क्या दिख रहा है मेरे को, और क्या फायदा हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इसमें CO2 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, कार्बन जो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरो जो क्या बोलते हैं इसका, अरे यार सॉरी मेरे को अब नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप याद करिए, मैं भी जैसा है बताता हूँ। तो CO2 क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही क्या है, एक हार्मफुल गैस है, एक बहुत ही रिलायबल क्या है, रीजन है जिसके कारण क्लाइमेट लगातार क्या हो रहा है, जलवायु चेंज हो रही है, गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जलवायु जिसे कहते हैं जलवायु तापन, हिंदी में सुन लो, इंग्लिश नहीं आई तो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, CO2 एक बहुत ही बड़ा रीजन है। तो उसकी जब कमी रहेगी, कार्बन उत्सर्जन कम रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, उसको स्टेबल कर सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं, और उसके स्टेबिलिटी में क्या कर सकते हैं, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर मैं बात करूं, एक रिपोर्ट के अनुसार कि अगर हम ये सक्सेस कर पाते हैं तो लगभग 700 मिलियन टन जो कार्बन उत्सर्जन है उसको हम क्या करेंगे, कम कर सकते हैं, उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट और क्या समझ सकते हैं, नेक्स्ट क्या समझ सकते हैं, रोजगार कुछ होगा, रोजगार से रिलेटेड कुछ हो सकता है इस योजना से। जैसे जब वो बनेगा तो विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स हो गया, है ना, सप्लाई चेन हो गई, सेल बाय एस्टेब्लिशमेंट बनाना, फिर उसको मतलब पूरा मैनेज करना, है ना। तो इन सब के लिए क्या करेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उत्पन्न होगा। और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इस योजना से 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। कितने बेटा, 17 लाख रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं इस योजना से। वो भी प्रत्यक्ष वाले की मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, ये अनुमान है। ठीक है, फिर मुझे बताइए, जब इतना ही सब कुछ अच्छा है तो दिक्कतें क्या आ रही हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है, चुनौती तो कुछ होंगी, सब कुछ अच्छा थोड़ी होता है ना। जब कुछ अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव है कि लोगों का इसके प्रति भरोसा नहीं है, घरेलू जो घर वाले लोग हैं उनकी इच्छा नहीं है कि वो इसको यूज करें, लगाएं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चुनौती क्या है कि कई राज्यों के प्रदेशों द्वारा मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। आप पंजाब का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी थोड़े पहले, कुछ दिन पहले दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो उससे क्या है कि जो फैमिलीज हैं वह जो सोलर प्लांट है छतों पे लगाने के लिए, सोलर रूफ जो है जिसकी हम बात करेंगे छतों पर लगाना है,
उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, उनको पहले से क्या हो रहा है, बिजली मुफ्त मिल रही है, वो क्यों लगाएंगे फिर? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि बहुत सारे स्टेटों में हम देख रहे हैं कि पहले से ही मुफ्त योजनाएं, मुफ्त बिजली बिल की योजनाएं चल रही हैं, रेवड़ी जिसे हम बोलते हैं रेवड़ी वाली योजना। ठीक है, दूसरा सीमित स्थान उपयोग, इससे क्या समझते हैं, सीमित छत का स्थान है। ठीक है, जो क्या छत जो होती है वो ऊपर नीचे होती है, उसका भूभाग क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, तो वो एक क्या होता है, एक चुनौती हो सकती है। ठीक है, आपने लगा दिया, उसके बाद में एक बड़ी बिल्डिंग है तो वो छाया में आ गया, तो एक दिक्कत आ सकती है कि धूप नहीं मिल रही है उसे। ठीक, दूसरा क्या है कि शहरों और कस्बों में एक समस्या ये आ सकती है, जैसे चोरी हो गया, चोरी की समस्या हो सकती है, तोड़फोड़ की समस्या हो सकती है कि टूट जाए पैनल, है ना, किसी ने कुछ फेंक के मारे टूट गया सपोज करो, तो क्या है, एक ये भी समस्या हो सकती है। तो ये छोटी छोटी अलग समस्याएं हैं, बड़ी समस्या मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो, और कुछ हो सकता है क्या? चलो, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और कुछ आएगा तो खुद से आप खुद से भी सोच सकते हैं, मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट अपना क्या, थोड़ा बुद्धि खोलो। चलो, हाँ, नेक्स्ट ये रहा हमारा चैनल जो आपको करना है सब्सक्राइब, और यहाँ पर मिलेगी आपको प्लेलिस्ट जहाँ से आपको सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। रिसेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाती है, जो हर डे करंट अफेयर्स आजकल 7 बजे अपलोड हो रहा है, और अभी करंट अफेयर्स और रीजनिंग प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अभी हम फाउंडेशन कंटिन्यू कर देंगे, 1 से 2 दिन में आपका हो जाएगा उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, सब कुछ यहीं मिलने वाला है, सो नो नीड टू वरी, आपको जस्ट चैनल सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि गौरव बनर्जी बार्क इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। गौरव बनर्जी, तो गौरव बनर्जी जो है वो बार्क इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के एमडी एंड सीईओ। ठीक है, तो ये सोनी पिक्चर्स के एमडी और सीईओ थे, जो भी क्या है बार्क के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। गौरव बनर्जी को BARC इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह शशि सिन्हा का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे बेटा? ये शशि सिन्हा का स्थान लेंगे, जो 3 साल से अधिक समय से इस पद पर थे। बनर्जी मीडिया और मनोरंजन उद्योगों में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं और वर्तमान में यह भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो एक नया वर्ड यहाँ पे एक नई संस्था मेरे को देखने को मिली जो थी बार्क, BARC। तो BARC बेसिकली होती क्या है? यह एक सिंपल सी संस्था है जो क्या करती है, टेलीविजन है हमारा, आप सबके पास टीवी है, उसके दर्शक के रूप में आप की चीज़ें देखते हो, तो आपकी संख्या को नापने के लिए, काउंट करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे बोला जाता है बार्क, BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है, यह एक निकाय है जिसका जो काम, जिसे किसने स्थापित किया गया, जो हमारे प्रसारण करते हैं उनको, उनके द्वारा विज्ञापन देने वाले लोग और विज्ञापन एजेंसी, इनके द्वारा मिलकर इस संस्था को बनाया गया था। राइट, जब हम बात करें BRC, तो BRC को बेटा 2010 में स्थापित किया गया था। आप समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जरूरत पड़े तो यूज कर लेना कहीं पे जहां भी आपको दिखे। ठीक है, तो BRC में इसको स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, सॉरी हाँ मुंबई में है बेटा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया। राइट, क्लियर पॉइंट। चलो, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट में जाइए, मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति के बारे में जानिए। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने अगस्त 2025 की बैठक में रेपो रेट को 5.5 यथावत रखा और अपनी नीतिगत रुख को न्यूट्रल बनाए रखा। क्या समझ में आया न्यूज से? बताइए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति समिति, आप अभी समझेंगे हम मौद्रिक नीति समिति और रिजर्व बैंक। ठीक है, तो पहले हम न्यूज समझते हैं। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि जो मौद्रिक नीति समिति है उसने, उसकी बैठक हुई और बैठक में उन्होंने जो रेपो रेट है उसे 5.5 पर ही रखा, यानी कि रेपो रेट में नो चेंज। कहाँ पे रेपो रेट? हमारा रेपो रेट रेपो रेट में बेटा नो चेंज हो गया है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं किया गया है, सेम ही रह गया रेपो रेट अभी जो MPC की बैठक हुई है उसमें। ठीक है, MPC है क्या बेसिकली? तो MPC रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ZB 2016 में संशोधित हुआ था, के तहत गठित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि मुद्रास्फीति को पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक नियंत्रित रखने के लिए नीतिगत रेपो दर तय करना। सदस्य कितने होंगे? 6 होंगे। बैठक के लिए क्वेरम कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, और इसके अध्यक्ष होंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो मैं आपको बता दूं, पहले 2016 से पहले क्या होता था कि बेटा पहले रिजर्व बैंक ही यह काम किया करता था। ठीक है, यानी कि RBI ही यह काम किया करता था, बट फिर एक संशोधन किया गया और MPC को गठित किया गया, MPC बनाया गया। MPC को क्यों बनाया गया कि यह क्या करेगी? मुद्रास्फीति के लिए पहले टारगेट सेट करेगी और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए क्या करेगी? काम करेगी। ठीक है, यानी कि पहले से ही जो इन्फ्लेशन है उसको सिलेक्ट कर देगी और फिर उसको नियंत्रित करने के लिए रेपो दर बताएगी कि क्या क्या रेपो रेट लगने वाली है।
है, 1 मिनट देना मेरे को। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या समझ में आया कि रेपो रेट नो चेंज हुआ। पहले ये काम रिजर्व बैंक कर रहा था, रिजर्व बैंक ने एक नई संस्था बनाई जो सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए काम करती है, टारगेट सेट करती है, फिर उसको नियंत्रित करने के, उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट तय करती है, उसका नियंत्रण रखती है इन्फ्लेशन पर। ठीक है, क्लियर। 4 सदस्य कम से कम होना चाहिए, क्योरम होती है कितने सदस्य कम से कम एटलीस्ट होने चाहिए जब कोई मीटिंग काम करेगी। यह मीटिंग क्या करती है बेटा, यह मीटिंग सर्वसम्मति से कोई डिसीजन लेती है। सपोज करो बहुमत से, ठीक है, सर्वसम्मति से नहीं, बहुमत से डिसीजन लिए जाते हैं। 6 सदस्य हैं तो बहुमत से लिए जाते हैं, यानी कि 4 सदस्यों का एटलीस्ट बहुमत होना चाहिए, तभी तो बहुमत बनेगा। ठीक है, लेकिन किसी केस में 6 सदस्य हैं, 3-3 का डिवाइडेशन हो गया, तो क्या करेंगे, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो चेयरमैन गवर्नर हैं और इसके चेयरमैन होते हैं, उनके पास एक कास्टिंग वोट का ऑप्शन होता है, यानी कि वो एडिशनल एक वोट कर सकते हैं। तो फिर वह जिसको वोट दे देंगे, यानी कि ये पास कोई बिल है वो पास हो गया, ये फेल का था। ठीक है, अगर उन्होंने इसको वोट दे दिया +1 कर दिया तो ये पास हो गया, इसको कर दिया +1 तो फेल हो गया। उनके पास एक कास्टिंग वोट का ऑप्शन भी होता है। किसके पास होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टर्म में यह 2 बार वोट नहीं करेंगे। सपोज कोई इनको बिल लाना था, कोई मतलब बिल इन द सेंस कोई डिसीजन को पारित करना था कमेटी को टारगेट बनाने के लिए, तो फर्स्ट टाइम 6 वोट होंगी और फर्स्ट टाइम में सब मेंबर्स एक वोट ही डालेंगे। ठीक है, और फर्स्ट में 4 हो गया, 2 हो गया, तो कास्टिंग वोट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और बिल अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर दिया जाएगा। राइट, चलो क्लियर पॉइंट, क्लियर पॉइंट यहां तक। ठीक, दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लिख लीजिए कि इसकी जो मौद्रिक नीति है, जो मौद्रिक समिति है, एक वर्ष में कम से कम 4 मीटिंग होनी जरूरी है। 4 मीटिंग मैंडेटरी है बेटा, इतनी मीटिंग ये मैंडेटरी है। 4 मीटिंग कम से कम एटलीस्ट होनी चाहिए, 4 मीटिंग, उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन 4 तो एटलीस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है भारत जेल। भाई मेरे ये है, मैं 3rd टाइम इसे पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, क्योंकि एआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और एआई ही है ये। तो केंद्र सरकार के अनुसार भारत जेल एआई पहल 2026 तक सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में वो कवर करेगा। भारत जेल वर्तमान में 9 भाषाओं के लिए कार्यरत है, यानी कि केंद्र सरकार के अनुसार जो भारत जेन जो एआई पहल है 2026 तक भारत की 22 भाषाओं को कवर करेगा। वर्तमान में ये 9 भाषाओं में कार्यरत है। अगर हम बात करें कि जो भारत जेन है वो क्या है, ये भारत का अपनी तरह का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, यह भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, स्पीच, विजन लैंग्वेज सिस्टम तैयार करता है। कार्यों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। सारे टेक्निकल वर्ड आप समझ लेंगे और याद रखेंगे। यानी कि इसका मेन काम है कि भारतीय भाषाओं में जो टेक्स्ट है, जो स्पीच है, जो विज्ञान लैंग्वेज सिस्टम कुछ भी है, उसको भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना। मेन काम इसका ये है। इसे किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, किसके द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, नेतृत्व किया जा रहा है, इसका कौन इसको लीड कर रहा है, तो बेटा IoT एंड IOE के लिए IIT बॉम्बे को इसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, इसे हम कई बार कवर कर चुके हैं, पहले भी मैं 2 बार इसे कवर कर चुका हूँ। राइट, चलो नेक्स्ट हमारा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर फीलिंग